जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आइए समझते हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का एक प्यारा सा टॉपिक कृषि, जिसे एग्रीकल्चर कहते हैं। ये हमारा भूगोल में आता है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो के जरिए सारे टॉपिक्स को देख लेते हैं और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं इस चैप्टर से जुड़े सभी प्रश्नों को और उनके उत्तर को। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन ही है दोस्तों वो है कि कृषि आखिर एग्रीकल्चर होता क्या है, कृषि होता क्या है। देखिए बोल रहा है कि कृषि कृषि वह प्रक्रिया है दोस्तों। क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें भूमि की जुताई कर, बीज बोकर, पौधे की देखभाल करके उनसे अनाज, फल, सब्जियां और अन्य उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। यानी कृषि क्या होता है? कृषि में होता है कि जिस जो भूमि होता है, जमीन होता है, उसमें हम लोग जुताई करते हैं, फिर क्या करते हैं, उसमें बीज लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों? उसके बाद पौधे की देखभाल करते हैं उनके, और उसके बाद हमें अनाज मिलता है, फल मिलता है, सब्जियां मिलती है और अन्य उत्पाद वस्तुएं मिलती है। तो क्या यही कृषि है दोस्तों? नहीं, आगे हम आपको समझाते हैं। देखिए, केवल फसल उगाना ही नहीं, बल्कि पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी यानी पेड़ पौधों की खेती आदि भी कार्य शामिल होते हैं। यानी इन सारे चीज़ों को भी हम लोग कृषि कह सकते हैं। सिर्फ पौधा लगा करके, हल जुताई करके, पौधा लगा करके उनसे बीज उगाना या फिर फल सब्जियां प्राप्त करना ही कृषि नहीं कहलाता है। कृषि का मतलब भी होता है कि पशुपालन भी करना, मत्स्य पालन भी करना यानी मछली पालन करना भी, या फिर पेड़ पौधों की खेती करना, इन्हें भी कृषि कहा जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि कृषि का मतलब होता है कि हल जोतकर उनसे अनाज उगाना। अरे नहीं भैया, कृषि का मतलब ये सारे चीज़ें भी होती है। आइए समझते हैं आगे क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि विश्व के विभिन्न देशों में झूम खेती किस नाम से जाना जाता है। अब झूम खेती क्या होता है? झूम खेती को हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको लिखा गया है, कह रहा है कि झूम खेती किस नाम से जाना जाता है। यानी झूम खेती क्या मतलब क्या होता है कि एक स्थान पर हमने खेती किया, उसके बाद कुछ 2-4 साल तक हमने खेती किया, उसके बाद उस भूमि का उपजाऊ मतलब घट गया, उसका गुण घट गया, उसका क्वालिटी, दूसरे हम जगह चले गए, उसी को बोलते हैं झूम खेती। यानी इधर एक खेती यहाँ से करके उसके बाद दूसरे अपने एरिया में चले जाना या फिर दूसरे जगह चले जाना, वहाँ पर खेती करना, उसी को बोलते हैं झूम खेती। यानी घूम घूम कर खेती करना को ही बोलते हैं झूम खेती। आइए, झूम खेती को विश्व के विभिन्न देशों में किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला है यहाँ हमारा बोला कि मैक्सिको को मिल्पा कहा जाता है झूम खेती को। वहाँ वेनेजुएला का झूम खेती को कोनको कहा जाता है, ब्राजील का रोका कहा जाता है, अफ्रीका का मोसले, इंडोनेशिया का लदांग और वियतनाम का रे कहा जाता है। ये सारे इनके नाम है। अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी, और आप एक बार कॉपी में लिख लोगे तो बहुत ही आसानी होगी। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत में कितने प्रकार के कृषि पाए जाते हैं। यानी भारत में, देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने प्रकार के कृषि पाए जाते हैं। यानी भारत में जो भी कृषि होता है वो कितने तरह के होते हैं। तो हमने आपको लिख दिया है कि आदिम निर्वाह कृषि एक, दूसरा है आपका गहन निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि। ये 3 तरह के ही भारत में कृषि इंपॉर्टेंट है जो कि पाए जाते हैं। अब इसे एक एक करके हम लोग समझेंगे वीडियो में कि आदिम निर्वाह कृषि क्या होता है, गहन निर्वाह कृषि क्या होता है और वाणिज्यिक कृषि क्या होता है। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों हमारा, कह रहा है कि आदिम निर्वाह कृषि क्या है, इसकी विशेषता लिखिए। जैसे कि हमने आपको बताया कि भारत में 3 तरह के कृषि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है हमारा आदिम निर्वाह कृषि। ये क्या होता है? बोल रहा है कि इसमें किसान जंगल के पेड़ पौधों को काट कर और जला कर भूमि तैयार करते हैं। उस भूमि पर 2 से 3 साल तक खेती करने के बाद जब मिट्टी की उर्वरता घट जाती है तो किसान दूसरी जगह पर चले जाते हैं। आदिम निर्वाह कृषि का मतलब होता है कि इसमें जो किसान लोग होते हैं, इसमें क्या करते हैं, जंगल के पेड़ पौधों को पहले काट कर सफाई करते हैं, उसके बाद उन्हें जला करके भूमि को एकदम क्लियर करते हैं। उसके बाद उस भूमि पर 2 से 3 साल तक खेती करते हैं जमकर। उसके बाद जब मिट्टी की जो उर्वरता घट जाती है, ऊपर की लेयर की जो क्वालिटी घट जाती है, तो किसान जो होते हैं दूसरी जगह पर चले जाते हैं खेती करने के लिए। इसी को बोलते हैं आदिम निर्वाह कृषि। चलिए इसकी विशेषता को समझते हैं। आइए इसकी विशेषता देखिए, क्या रहा है। सबसे पहला विशेषता हमारा है, बोल रहा है कि जंगल में, ये देखिए बोल रहा है कि जंगल में की जाने वाली पारंपरिक खेती होती है। इसे क्या क्या होती है कि जंगल में जो की जाने वाली एक पारंपरिक खेती होती है जो उन लोगों ने परंपरा बना कर रखा था। अब देखिए सेकंड नंबर, भूमि कुछ वर्षों के बाद छोड़ दी जाती है। यहाँ पर कुछ 2-3 साल तक करेंगे, उसके बाद उस जगह को छोड़ दिया जाएगा। अब तीसरा देखिए, बोल रहा है कि मिट्टी की उर्वरता पुनः पाने में समय लगता है। यानी
इसकी जो मिट्टी की उर्वरता है वो क्या करती है, एक लंबे समय के बाद यूज करने के बाद घट जाती है, तो इन्हें समय लगता है इसके पाने में, इसीलिए वो दूसरी जगह पर चले जाते हैं। यही इनकी विशेषता है। आइए समझते हैं ख नंबर की ओर, जो है तो हमारा तीसरा टाइप कृषि का, वो है गहन निर्वाह कृषि। जैसा कि आप देख सकते हो, बोला कि गहन निर्वाह कृषि क्या होता है। यहाँ देखिए, गहन निर्वाह कृषि क्या होता है, इसकी विशेषता आपको लिखने को कहा जाएगा। आइए समझते हैं कि गहन निर्वाह कृषि क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि इस प्रकार की खेती में किसान छोटे खेतों पर अधिकतम उत्पादन करने का प्रयास करते हैं। क्या होता है ये कृषि, इस प्रकार की खेती में जो किसान लोग होते हैं वो छोटे खेतों पर, यानी इसमें ज़्यादातर छोटे खेत आएंगे, तो अधिकतम मतलब अधिक उत्पादन करने का प्रयास करते हैं कि छोटे खेत से ही हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेंगे। यहाँ अधिकतर जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है, यानी ये खेती ज़्यादातर उन जगहों पर की जाती है जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है, और वो लोग सोचते हैं कि अगर हम छोटी खेती पर, यानी कम एरिया वाले क्षेत्र पर या फिर खेतों पर हम लोग अगर कृषि करेंगे तो उसमें हमको ज़्यादा मतलब मुनाफा मिलेगा। तो ऐसा उन लोग का मानना है, इसी को बोलते हैं गहन निर्वाह कृषि। चलिए इसकी विशेषता को समझ लेते हैं एक बार। विशेषता क्या कहता है, कह रहा है कि इसमें खेतों का आकार छोटा होता है, यानी गहन निर्वाह कृषि में जो होता है खेतों का आकार बहुत ही छोटा होता है। दूसरा देखिए, श्रम की मात्रा बहुत अधिक होता है, इसमें जो श्रम होते हैं यानी काम करने वाले मजदूर होते हैं इसमें बहुत अधिक लगे हुए होते हैं। अब देखिए तीसरा, इस कृषि में केवल घर के लोग ही काम करते हैं, ज़्यादातर घर के लोग काम करते हैं गहन निर्वाह कृषि में। आइए चौथा देखते हैं। चौथा आप देख लीजिए, बोल रहा है कि यहाँ कृषि आजीविका के लिए की जाती है, बिक्री के लिए नहीं। यानी ये जो कृषि होती है गहन निर्वाह कृषि, इसमें आजीविका के लिए, यानी अपने पेट पालने के लिए, कुछ साल तक उन्हें रखने के लिए और अपने ही यूज के लिए की जाती है, ना कि बाजार में ले जाके बेचने के लिए। तो इसमें करने वाले जो होने वाली जो खेती होती है वो ज़्यादातर धान होती है, गेहूँ होती है, और यहाँ देखिए धान गेहूँ और सब्जियां होती है, दाल वगैरह होती है, यानी ज़्यादातर यही चीज़ें होती है, आपको देख सकते हो। यानी गहन निर्वाह कृषि का ये उदाहरण है कि धान गेहूँ दाल सब्जियां ये सब चीज़ें होती है जो लोग अपने फायदे के लिए, यानी अपने ही पेट पालने के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए ये सारे खेती करते हैं, इसी को बोलते हैं गहन निर्वाह। अब आगे देखिए, आगे जो हमारा है वो है वाणिज्यिक कृषि क्या होता है, इसकी विशेषता लिखिए। वाणिज्यिक कृषि क्या होता है, इसकी विशेषता आपको लिखने को कह रहा है। यहाँ देखिए वाणिज्यिक कृषि क्या होता है। अब इनकी विशेषता को समझेंगे, पहले समझ लेते हैं वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं, किसे है। देखिए यहाँ आप ध्यान दीजिए कि इस कृषि का उद्देश्य बाजार में बिक्री के लिए किया जाता है, ना कि स्वयं के उपभोग के लिए। उपभोग मतलब किसी चीज़ का हम लोग उपयोग जो करते हैं उसी को बोलते हैं उपभोग, यानी जब किसी सामान को खरीद करके हम लोग यूज करते हैं उन्हें ही बोलते हैं उपभोग। तो वाणिज्यिक कृषि क्या बोल रहा है कि इस कृषि का उद्देश्य जो होता है वो बाजार में बेचने के लिए ही किया जाता है। यानी आप समझ सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि बाजार में बेचना। तो समझ सकते हो कि बहुत बड़ा एरिया में होगा वो कृषि, ना कि स्वयं के उपभोग के लिए, यानी अपने लिए नहीं होता है, वो दूसरों के लिए होता है, बाजार में बेचने के लिए। उसी को बोलते हैं वाणिज्यिक कृषि। आइए इसकी विशेषता को समझिए। विशेषता देखिए, विशेषता क्या रहा है हमारा, पहला जो हमारा कि यहाँ कृषि बड़े बड़े खेतों में की जाती है। ये जो इस टाइप की जो कृषि होती है वाणिज्यिक कृषि बड़े बड़े खेतों में की जाती है। जैसा कि आप पंजाब महाराष्ट्र वगैरह में देख सकते हो, इसमें ज़्यादा बड़े बड़े जो पंजाबी लोग होते हैं, जो मतलब किसान लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, बड़े बड़े खेतों में क्या करते हैं, वो कृषि करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले और उन्हें बेचा जाए। दूसरा नंबर देखिए, मशीनों और ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। और गांव देहात में जो कृषि होता है दोस्तों, वो ज़्यादातर अपने ही लोग किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मशीन लगाया जाता है। आप सोचिए कि कितना बड़ा उन लोग का जो है जमीन वगैरह होगा, कितना बड़ा खेत होगा, वहाँ पर कृषि किया जाता है। इसमें ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है, ट्रैक्टर अंदर घुसा दिया जाता है, तब जाके काम जल्दी होता है उनका। अब इसमें देखिए बोला तीसरा नंबर कि फसलों को बाजार में बेचने के लिए उगाया जाता है, यानी इनका मुख्य उद्देश्य है कि बाजार में ले जाकर हम लोग बेचे, उससे मुनाफा मिले। तो यही है आपका वाणिज्यिक कृषि। आइए समझते हैं गहन कृषि और रोपण कृषि में अंतर लिखिए। तीसरा क्वेश्चन हमारा देखिए, वो गहन कृषि और रोपण कृषि में आपको अंतर लिखना है। सबसे पहला अंतर देखते हैं कि गहन कृषि में सबसे पहला जो हमारा है कि इसमें भूमि का क्षेत्रफल कम होता है, यानी आप समझ सकते हो खेतों का आकार बहुत ही कम होगा। और रोपण कृषि क्या होता है कि इसमें भूमि का क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है, यानी ज़्यादा मात्रा में भूमि की जो भूमि होता है वो ज़्यादा क्षेत्रफल होगा, तभी उसमें कृषि होगा, उसी को बोलते हैं रोपण कृषि।
दूसरा नंबर देखिए गहन कृषि में बोल रहा है कि इसमें एक ही भूमि पर कई फसलों का उत्पादन किया जाता है, यानी एक ही जगह होगा, एक ही खेत होगा, लेकिन कई सारे फसलों का इसमें उत्पादन होगा। लेकिन रोपण कृषि में ऐसा नहीं है, इसमें एक ही भूमि पर एक ही फसल उत्पादन किया जाता है। बड़े बड़े खेतों में देखिएगा जो कृषि लोग होते हैं वो एक ही जमीन पर एक ही फसल का लोग उत्पादन करेंगे। उनका मुख्य उद्देश्य रहता है कि हम क्या करेंगे, मुनाफा करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और उन्हें बेचेंगे। लेकिन गहन कृषि में ऐसा नहीं होता। तीसरा देखिए, यह पारंपरिक ढंग से की जाती है। यहाँ क्या होते हैं, जो परंपरा, जो गांव देहात में जो परंपरा चलती है ना, उसी से ये लोग कृषि करते हैं, उसी को बोलते हैं गहन कृषि। अब यहाँ उल्टा है। यहाँ देखिए बोल रहा है, इसका तीसरा नंबर देखिए, तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि यहाँ वैज्ञानिक ढंग से की जाती है, यानी ये कृषि जो क्या होती है वैज्ञानिक ढंग से की जाती है, क्योंकि भाई बहुत बड़ा जगह पर ये लोग कृषि करेंगे ना, तो वैज्ञानिक ढंग से की जाती है। अब चौथा देखिए, इसका प्रमुख उदाहरण धान, मक्का, गेहूं इत्यादि है, यानी ये सारे चीज़ें इनके उदाहरण है। धान, मक्का और गेहूँ ज़्यादातर उगाए जाते हैं गहन कृषि में, और लेकिन रोपण कृषि में ऐसा नहीं है। और इसका प्रमुख उदाहरण देख लेते हैं कि चाय, कॉफ़ी, रबड़, ये सब उगाने में इन लोग को बड़े बड़े खेतों में मतलब क्या करना पड़ता है, कृषि करना पड़ता है, तब जाके ज़्यादा मुनाफा इन लोग कमाते हैं और बड़े खेतों में कृषि करते हैं। आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्या कहता है कि खरीफ फसल और रबी फसल में आपको अंतर लिखना है। खरीफ फसल और रबी फसल क्या होता है, आपको अंतर लिखना है। बोल रहा है कि खरीफ फसल और रबी फसल में अंतर देखिए। खरीफ फसल क्या होते हैं, यहाँ जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में कटाई की जाती है, उसी को बोलते हैं खरीफ फसल। अगर आपको कोई पूछे कि खरीफ फसल क्या होता है, बोल देना कि जिस फसल को जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, उसी को बोलते हैं खरीफ फसल। और रबी फसल की बात करें तो यहाँ देखिए पहला कि यहाँ अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है, इसी को बोलते हैं रबी फसल। अब सेकंड पॉइंट देखिए, बोल रहा है कि वर्षा पर अधिक निर्भर होता है जो खरीफ फसल होता है, और इसमें जो सिंचाई साधनों पर निर्भर रहता है, यानी सिंचाई साधनों पर ये ज़्यादातर निर्भर होते हैं रबी फसल। इसके उदाहरण की अगर बात करें खरीफ फसल की, तो बोल रहा है कि चावल, गन्ना, धान, कपास, जूट इत्यादि ये सभी क्या है, खरीफ फसल के उदाहरण है। यानी खरीफ फसल में ये सारे चीज़ें बोया जाता है, यानी रोपा जाता है, कृषि की जाती है। और रबी फसल क्या होता है, देखिए इसकी प्रमुख उदाहरण है गेहूं, चना, मटर, ये सारी चीज़ें रबी फसल में बोया जाता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा समझना क्या है, बस इसमें कब बोया जाता है और कब काटा जाता है, यही सारी चीज़ें तो पूछता है। इसी को बोलते हैं खरीफ फसल, रबी फसल। आगे समझिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोल रहा है कि चाय की खेती का भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। यानी चाय की जो खेती होती है उसकी भौगोलिक दशाओं का वर्णन करना होता है आपको। ये सारे क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो क्वेश्चन आएंगे ना वो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होंगे आपके। देखिए चाय की खेती का भौगोलिक दशाओं का वर्णन करने आपको बोल रहा है, शायद 3 या 5 नंबर में आपको एग्जाम में पूछ सकता है या फिर पूछता है। देखिए सबसे पहला अगर देख लेते हैं कि ये जलवायु पर कैसे निर्भर करती है, तो चाय की खेती के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यानी चाय की अगर आप खेती कीजिएगा तो इसके लिए गर्म होगा और आर्द्र जलवायु चाहिए भाई, तभी चाय की पत्तियां जो होती है तभी आपकी उगती है। अब देखिए इसके लिए तापमान की कितना ज़रूरत होती है, तो चाय की खेती के लिए 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। ज़्यादा कम भी नहीं और ज़्यादा मतलब बेसी भी नहीं। ज़्यादा होगा तापमान तो फिर पत्ते शायद मर जाएंगे, और अगर कम होगा तो शायद भी नहीं हो पाएगा पत्ता। इसी को बोलते हैं चाय की खेती में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है ये टेम्परेचर और जलवायु। आइए समझते हैं अगला हमारा क्या है। देखिए तीसरा जो हमारा है वो है कि वर्षा। यहाँ देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, वर्षा हमारे किस पर, देखिए चाय की खेती के लिए 1 से 50 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी चाय के पत्तों को, यानी उनके जो जड़ से उनका जो तना होता है दोस्तों, कम से कम 150 से 200 सेंटीमीटर चाहिए। आगे क्या रहा है, आगे देखिए चौथा नंबर कह रहा है पॉइंट कि मिट्टी, चाय की खेती के लिए ह्यूमस युक्त उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। किसकी, एकदम ह्यूमस युक्त उपजाऊ मिट्टी आपकी होनी चाहिए, तभी चाय की खेती आपसे होगी। अब यहाँ देखिए 5वां नंबर, भूमि इसमें क्या मतलब भूमिका निभाती है। पूरा कि चाय की खेती के लिए ढालू भूमि की आवश्यकता होती है, यानी जहाँ ढलान होती है ताकि इसके जड़ों में पानी जमा ना हो सके। यानी ढलान क्यों होती है, क्योंकि इसके जड़ में पानी जमा नहीं होना चाहिए, या अगर जमा होगा तो फिर मर जाएंगे इनके पौधे, क्योंकि पानी जमा होने पर इसके पौधे जो है वो मरने लगते हैं या फिर मर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है चाय की खेती के लिए। आगे देखिए छठा, इसके उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कौन कौन से राज्य में चाय की खेती की जाती है, तो वो है असम, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल इत्यादि। ये सारे राज्य है जहाँ पर चाय की खेती की जाती है बहुत ही भयानक तरीके से, यानी कह सकते हो कि बहुत ही हाईफाई मतलब चाय की खेती होती है वहीं से। और देखिए छठा नंबर क्वेश्चन,
छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के उन राज्यों के नाम लिखे जहां हरित क्रांति शुरू हुई थी। भारत के उन राज्यों के नाम लिखना है जहां हरित क्रांति आपकी शुरू हुई थी। तो पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश में 1960 के दशक में शुरू हो गया था भारत के ये सभी राज्यों में, याद रखिएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए, रबड़ की खेती के 2 उत्पादक राज्यों के नाम लिखे, यानी जहां पर रबड़ की खेती की जाती है। तो केरल और तमिलनाडु में खेती की जाती है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, याद रखिएगा। देखिए 8वां नंबर कह रहा है कि कॉफ़ी या कहवा की खेती का वर्णन करना है आपको भी। जैसे चाय के बारे में हमने बताया ना, उसके भी ऐसे ही बनाना है आपको। देखिए कह रहा है कि कॉफ़ी या कहवा की खेती का वर्णन करना है। तो सबसे पहले जलवायु हम लोग देखते हैं कि कैसे जलवायु होता है। तो इसकी खेती के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जैसे कि चाय में आपको ज़रूरत पड़ी थी। अब इसमें टेम्परेचर कितना चाहिए, तो इसकी खेती के लिए बोल रहा है कि 15 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, यानी इसमें ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए। अब आगे देखिए, तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि इसमें वर्षा, यानी इसकी खेती के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इतना हमेशा पानी उसको चाहिए। और मिट्टी की अगर बात करें तो इसकी खेती के लिए ह्यूमस युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है, जो ज़्यादा उपजाऊ होती है। 5वां देखिए, भूमि जो होता है इसकी खेती के लिए ढालू मिट्टी भूमि की आवश्यकता होती है, यानी इसमें भी मिट्टी चाहिए लेकिन ढालू जगह पर, यानी ढलान वाले जगह पर। जैसे सीढ़ीनुमा खेती होता ना, ताकि पानी जो है वो जमा नहीं रह पाए, वो पानी क्या हो, वो मतलब अपना निकलते रहे, उसी को बोलते हैं। छठा देखिए कह रहा है कि इसके उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी भारत के किन किन राज्यों में ये उत्पादक किया जाता है कॉफ़ी। तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये सारे राज्य हैं जहाँ पर उत्पाद किए जाते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कपास की खेती का वर्णन करना होता है आपको। बोल रहा है कि कपास की खेती का आपको वर्णन करें। आइए समझते हैं। तो दोस्तों जलवायु को देखते हैं सबसे पहले। आइए यहाँ समझते हैं कि जलवायु, इसकी खेती के लिए शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है कपास की खेती के लिए। टेम्परेचर की अगर देखा जाए, तापमान जिसे बोलते हैं, तो इसकी खेती के लिए 21 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है दोस्तों इसमें। वर्षा की अगर बात करें तो वर्षा 50 से 100 डिग्री मतलब 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा इसको चाहिए कपास की खेती को बड़ा होने के लिए। अब देखिए मिट्टी, इसमें काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, यानी इसमें ढलान वलान कुछ नहीं, इसको काली मिट्टी चाहिए, तभी कपास आपका मतलब उगेगा। अब देखिए 5वां नंबर क्या रहा है कि उत्पादक राज्य, यानी कौन कौन से राज्य में ये सारे चीज़ें मतलब उत्पाद किए जाते हैं, कपास की खेती होती है। तो महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश, ये 3 जगहों पर क्या होती है, ज़्यादातर कपास की खेती होती है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें कृषि कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, उसी को आपको लिखना है। तो इसके उत्तर देखिए, सबसे पहला कह रहा है कि देश की कुल आय का 1/4 कृषि से ही प्राप्त होता है, यानी देश का जो कुल आय होता है, यानी कुल आय जो आपको अर्थशास्त्र में हम आपको बता दी है, आप उसमें इसको वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो कुल आय का 1/4 क्या होता है दोस्तों, को कृषि से ही प्राप्त होता है, समझ सकते हो। अब यहाँ देखिए दूसरा, कृषि से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, यानी कृषि जो होता है इससे ही विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। हम लोग कृषि करते हैं और क्या करते हैं, विदेशों में भी बेचते हैं, तो उनसे मुनाफा मिलता है, तो विदेशी पैसा हम लोग के यहाँ आ जाता है। अब यहाँ देखिए तीसरा पॉइंट जो होता है वह कि कृषि से हमारे देश की लगभग 65% मतलब प्रतिशत लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है, यानी कृषि से क्या इतने सारे लोगों को रोजगार मिलता है। अब देखिए चौथा, कृषि विशाल जनसंख्या के लिए, यहाँ देखिए बोल रहा है कृषि जो होता है वो विशाल जनसंख्या के लिए खाद्य पदार्थ का उपलब्ध कराती है, यानी कृषि से ही क्या मिलता है, हमें खाने वाले वस्तु चीज़ें मिलती है हमें। अब देखिए पांचवा, कृषि से हमारे देश के बहुत सारे उद्योग संचालित होते हैं, यानी कृषि से ही बहुत सारे उद्योग हमारे चल रहे हैं। अगर कृषि नहीं होगी ना तो शायद ये बंद भी हो सकते हैं भाई। अब आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर क्या कहता है, कह रहा है कि भारतीय कृषि की विशेषता लिखिए, यानी भारत में जो कृषि होती है वो कैसी होती है, मतलब क्या आवश्यकता होती है कृषि को भी, वो सारी चीज़ें आपको पॉइंट वाइज आपको लिखना है, आपको समझना है। आइए समझते हैं क्या रहा है। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला पॉइंट कि भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर करती है। किसके ऊपर, मानसून पर ही निर्भर करती है दोस्तों। भारतीय कृषि में खेतों का आकार बहुत कम होता है। पॉइंट नंबर 2, भारतीय में
कृषि में जो होता है, भारतीय कृषि में, इसमें खेतों का आकार बहुत ही कम होता है, क्योंकि अगर गांव देहात में अगर देखा जाए तो इसमें छोटा छोटा खेत होता है, जो कि बाकी लोग क्या करते हैं, उसमें कृषि करते हैं, अपना पेट पालन करने के लिए भी थोड़े मोड़े बेच भी देते हैं बाजार में। तो ये होता है। अब देखिए तीसरा, भारतीय कृषि में अधिकतर खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जाता है, यानी यहाँ हमारे वहाँ जो कृषि होता है ज़्यादातर खाद्य पदार्थों का यानी खाने वाले चीज़ों का उत्पादन किया जाता है। चौथा देखिए, भारतीय कृषि मतलब कृषि जो होती है वो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देती है, आप कह सकते हो। यही सारी चीज़ें हैं जो आपके इम्पोर्टेंट है। अब देखिए 12वां जो क्वेश्चन है हमारा, कि भारत में खाद्य सुरक्षा का वर्णन करना होता है। ये हम आप लोगों के लिए छोड़ के रखे हैं। आप अगर अच्छे तरीके से अगर समझे हैं, अगर चैप्टर को पढ़े हैं, तो उन्हें एक बार अच्छे तरीके से समझ लिए। इसके बाद इस क्वेश्चन को आपको लिखना है खुद से। तो दोस्तों आई होप आपको यहीं पर हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।